महात्मा गांधी जी जो एक शांति का संदेश था, जो एक सेकुलरिज्म का संदेश था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एकता का संदेश था, तो हर साल दिल्ली देता है। और इस बार हमारे जवान शहीद हुए हैं, बड़ी दुख की बात है, और उसमें जवान ही ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, जो एक अवेयरनेस पैदा करेंगे वार अगेंस्ट ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट शांति के लिए करेंगे। तो ये हमारा संदेश तो है पूरी दुनिया में जाता है। तो मैराथन हज़ारों की तादाद में हर साल में अपने आप में कोई ना बड़ी बड़ी हिम्मत है। जब मेरी गाड़ी में बैठने लगी बरसात की बड़ी तेज वागड़ ये तेज वागड़ ऐसे मुश्किल में ऐसे मुश्किल काम करते हैं। वो आज हर व्यक्ति चाहता है मैं पॉलिटिक्स करूँ, मैं MLA बनूँ, बनूँ, मिनिस्टर बनूँ, पर रणनीति का हमेशा जो मुझे अच्छा लगता है, ये हमेशा चाहते हैं मैं समाज के लिए सोशल वर्क करूँ, सेकुलर के काम करूँ, देशों के काम करूँ, शहीदों के लिए काम करूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो उनके अंदर हिम्मत है। आपके ऊपर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कई बार बार हमले हुए हैं, जिससे आप अपनी किस्मत मानेंगे कि वाहिगुरु का आशीर्वाद मानेंगे। मेरे ऊपर 14 बार हमले हो चुके हैं, जिसमें अभी तक मेरे ख्याल 72 के करीब लोग मेरे साथ मारे जाते हैं। मेरी आंखों के सामने किसी का सिर आगे शरीर के चित्रे होते हुए देखे। मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरा जीवन बोनस है। मैं मरा हुआ अभी हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं हमेशा भगवान के आगे प्रेयर करता हूँ कि मैं भी उन शहीदों के साथ चले जाता, मेरी भी जान चली जाती, और मौत मेरे हाथ में नहीं। आज मैं बोनस की ज़िंदगी में सिर्फ समाज की और जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके बच्चों को, परिवारों को जो प्राप्त करता हूँ, और जितना भी जगाने की कोशिश होती है मैं कोशिश करता हूँ। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बोनस की ज़िंदगी में हूँ। तो मैं तो बार बार मर के फिर बच चुका है, इसको बोनस कहते हैं। उनके लिए आप क्या सोचते हो, क्या आवाज़ उठाते हो, आपकी क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से हमारी डिमांड बाद में रहती है, पहले हम क्या कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनके फाइनेंशियल जो भी मदद अगर गवर्नमेंट से नहीं होती वो हम करते हैं। हम सरकारों को जगाते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो उसमें हम देखते हैं कि उन लोगों की काफ़ी सहायता होती है। और मैं स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जीवन में मैंने किया है छोटी सी ज़िंदगी के अंदर, इतने बम गोलियाँ खा करके जो बोनस की ज़िंदगी में जो देश की लड़ाई लड़ी है और आगे लड़नी है, मैं स्टूडेंट को बताता हूँ जरूरी नहीं कि आपको फौज में जाना है, आपको सुरक्षा फोर्सेज में जाना है। आप एक आम नागरिक बन के भी अपनी भारत माता की आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अपने शब्दों आपके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक टाइटल दिया है जिंदा शहीद। ये टाइटल मुझे नहीं लगता है कि पास में किसी को मिला होगा या फ्यूचर में कभी किसी को मिला होगा। पुरानी जंग में राणा सागा होते थे, वो जिंदा शहीद थे। और मैं समझता हूँ कि जिंदा शहीद एक जो लफ्ज़ है ये मुझे अच्छा लगता है। मैं मरा हुआ भी हूँ, मैं जिंदा भी हूँ, और जितना भी जीवन है मैं देश के लिए है, तो मुझे अच्छा लगता है। बार बार जब जिंदा होते हो आप मर के जब शूट आउट होते के बार बार जिंदा होते हो, इसका राज क्या है? जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके ना सौ जग बेरी होए। पर मैं सुबह उठ के भगवान के आगे ये प्रार्थना जरूर मेरी हमेशा रहती है कि भगवान अगर मुझे कभी मौत मिले तो मेरी मौत बमों गोलियों से देना कि देश की आज़ादी की रक्षा करते हुए मैं जाऊँ, मैं बीमार होकर मैं एक्सीडेंट से न जाऊँ। तो मेरी भगवान से प्रार्थना रहती है। और मैं यही कहता हूँ ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, क्या कफन का टुकड़ा जेलों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। ये भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आया हूँ, जिसने भी अपने पास पर तो साथ चढ़ाने आया हूँ। पाकिस्तान बार बार अपने हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है, इसको सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आता है, तो इसको क्या सबक सिखाना है? देखो जंग इसका हल नहीं है। हम बड़ी जल्दी कई बार कह देते जंग, खून पाकिस्तान में किसी बेगुनाह का हूँ या खून हिंदुस्तान में किसी बेगुनाह का खून होता है। हम नहीं कहते किसी नौसेना का खून जाए या हमारे फौज के जवान फौज शहादत। मैं तो यही कहूँगा कि
अगर हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है, ना गोली चलाए ना बम चलाए, ना ऑक्यूपाई कश्मीर की बात करें ना कोई और करे, एक काम कर दे 370 धारा हटा दे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नकाब खुल जाएंगे कौन कहाँ खड़ा है। टीवी में डिबेट करनी बड़ी आसान होती है, टीवी पे इल्जाम लगानी बड़ी आसान होती है। सवाल है कि 370 धारा कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और 370 धारा हटा दे, यही श्रद्धांजलि है, यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का जवाब। इतिहास में भी लिखा हुआ है और हम लोगों ने सुना हुआ भी है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि हिमालय हमारा है जहाँ पे शंकर जी रहते हैं। तो जब शंकर जी हमारे वहाँ रहते हैं, गणेश जी का जन्म हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के पुराणों में लिखा हुआ है कि कश्मीर हमारा है, तो ये पाकिस्तान मानने की तरफ क्यों नहीं? देखो, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, लोग बड़े हैरान थे नवाज शरीफ को क्यों बनाया गया। नरेंद्र मोदी जी जब पाकिस्तान में गए, हम भी बड़े हैरान थे, मैं भी बड़ा हैरान था कि नरेंद्र मोदी जी क्यों गए। बड़ा रिस्क भी था, और इतने हमलों के बाद, कारगिल के बाद, पार्लियामेंट के बाद, 26/11 के बाद और घटनाओं के बाद वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलो, पर दुनिया को ये तो नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि हम महात्मा गांधी जी की सोच के चलने वाले अमन शांति के पुजारी हैं, हम उनके घर चलेंगे, हमने उनको बुला लिया, हमारी कोई दुश्मनी और हम क्या कर सकते हैं। और हम जिस प्रधानमंत्री के ऊपर हम उम्मीद कर ही सकते कि ये नवाज शरीफ को बुलाएगा, हम उम्मीद कर ही सकते कि ये पाकिस्तान जाएगा, हम उम्मीद कर ही सकते कि ये सऊदी अरब और दुबई जाएगा, वो नरेंद्र मोदी गया। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, मेरी विचारधारा पुरानी कांग्रेस है, पर एक व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है, एक व्यक्ति शांति की बात करता है, जिसने इलेक्शन से पहले वादा किया था मैं पाकिस्तान से ईंटें ही बजा दूंगा, पर उसने अमन शांति की कि ना बेगुनाह का खून पाकिस्तान में हो, ना बेगुनाह का खून हिंदुस्तान में हो, हम भाई भाई हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, हम महात्मा गांधी की सोच पे करते चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दुनिया में दिखा दिया। अब अगर हमारी तरफ से कोई एक्शन होता है तो दुनिया हमें गलत नहीं कहेगी, पाकिस्तान हमें गलत नहीं कहेगा, हिंदुस्तान के लोग हमें गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान जा करके हिंदुस्तान के हमारे जैसे लोगों की तानों को ढूंढ करके वो वहाँ गया है कि हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा भाई भाई है। मैं समझूंगा कि पाकिस्तान को आप समझ जाना चाहिए, नहीं तो इसके नतीजे आने वाले टाइम से पड़ेगा। कुछ ऐसी बात है जो हमने ना पूछे हो और आप बताना चाहते हो? लेकिन एक सवाल आखिरी का है जो मैं आपसे पूछूं के लिए कुछ सोच रहा हूँ। कैसा सवाल? नहीं, वो अभी देखो ऐसा है कि मैं सवाल कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आपके लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच है? तो मेरे पास संजय चौहान जी जिन्होंने बान कोमल सिंह के ऊपर स्टोरी लिखी थी, उन्होंने कुछ और लोगों ने मेरे से बात की कि वो स्टोरी लिख रहे हैं, देखो उनको स्टोरी अच्छी लगती है तो वो देखो क्या करते हैं, जिंदा शहीद या क्या नाम देते हैं, तो जो मेरा सहयोग होगा मैं उससे सहयोग करूँगा। तो जो मेरी स्टोरी क्लियर है, तो मैं कुछ भरने की ज़रूरत नहीं। इतने अटैक हुए, कहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, कोई इसमें राजनीति नहीं है, कहाँ जलियांवाला बाग के शुरू हुए और कहाँ आज़ादी के दिन पहला बम ब्लास्ट, 14 बम ब्लास्ट हुए, उससे पहला बम ब्लास्ट कब होता है। जब पत्रकार सवाल पूछते तो मैं कहता हूँ पहला बम ब्लास्ट आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए होता है। और जलियांवाला बाग के अंदर हम शपथ लेते हैं 8 साल की उम्र में कि अगर आज़ादी की कभी रक्षा करनी पड़े तो हम करेंगे। देखो आगे क्या होता है, किसी ने हमें कहा तो है और दिख रहे हैं जो होगा। कई दिनों से हिंदुस्तान में एक मसला बड़े जोरों से शोर उठा रहा है, वो है बलात्कार। बलात्कार करने वाला ये देखता है कि बच्चियाँ 8 साल की है, 80 साल की, जो ऐसा बलात्कारी होता है उसको क्या सजा देना चाहिए? ये बलात्कार कब रुकेगा? पहली बात तो मुझे आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जरा खबरों को बहुत बढ़ाया जाता है, पर बलात्कार अगर आप ये कहें कि पहले से ज़्यादा ऐसा नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं, पर उनके लिए मैं सरकारों को कहूँगा कि कानून ऐसा सख्त बनाए कि अगर वो साबित होता है 6 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट ऐसी हो, फांसी उम्र कैद जो फैसला करना सुनाए, उसमें कोई लंबा नहीं खींचना चाहिए। लोगों का डर निकल जा चुका है। पार्लियामेंट के सामने लटका देना चाहिए, बिल्कुल लटका देना चाहिए, मार डालो। और 6 महीने के अंदर अंदर
जो भी फैसला होना है वो करे, क्योंकि कोर्ट में केस इतने लंबे चले जाते हैं, बलात्कार हो, जो टेररिस्ट हो, उनके लंबे केस चले जाते हैं कि लोग बैठ जाते हैं। जो कैंडल लाइट जगाने के लिए सबसे आगे होते हैं वो 6 महीने के बाद घर में बैठ जाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए जोश होता है। 6 महीने टाइम होना चाहिए, चाहे आतंकवादी हो चाहे बलात्कार हो, उसके अंदर 6 महीने के अंदर सजाए मौत उम्र का जो सजा देनी दे दो। और उसके लिए जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, बम्बो गोलियों से किसी बहन का सुहाग उजड़ा है, तो बच्चा यतीम हुआ है, तो हम इनके केस ना लड़ें। हमारे वकील भी तो हैं। अब जब टीवी में डिस्कशन होती है, बड़े बड़े वकील देखता हूँ, मैं कहता आप आतंकवादियों के केस क्यों लड़ते हैं? कहते हमारा पेशा है। तो मैं कहता हूँ हाँ, तुम्हारा पेशा बेगुनाहों के कत्ल करने वाले के लिए केस लड़ना तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा पेशा बलात्कार करने वालों के लिए तुम्हारा पेशा है। मेरा पेशा है भारत माँ के लिए बार बार बम खाना, गोलियाँ खाना, मैं बार बार मरूंगा, बार बार जन्म होगा। मेरा पेशा ये है, तेरा पेशा वो है। हम वकीलों को कहते हैं, हम भी पेशा बना लेते हैं। हमारा पेशा ठीक है, उनका पेशा रहता है। हम वकीलों को नहीं कहना चाहूँगा, पर जो वकील बड़े बड़े केस आतंकवादियों के लड़ते हैं उनको कहना चाहूँगा। आज मैं राम जेठमलानी जी के ऊपर कहूँगा कि राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी के कानून का केस नहीं लड़ा। क्या राम जेठमलानी ने जो मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुए धुरंधर का केस नहीं लड़ा? क्या राम जेठमलानी ने और आतंकवादियों का केस नहीं लड़े? भाषण देते हैं 1-1 घंटे का, बड़ा जिंदगी का एक्सपीरियंस है। आतंकवादियों के केस लड़ते भाई, जो देश को तोड़ते उनके केस लड़ते हैं। गलत बात है, हमें ऐसे लोगों के केस नहीं लड़ने चाहिए। अगर आम सड़कों पर लोग देश के लिए काम करते तो वकीलों के लिए करना चाहिए। बॉलीवुड के लिए क्या सोच रहे हैं? बॉलीवुड के लिए क्या सोच रहे हैं? बॉलीवुड देखो ना, अब जैसे अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई हॉलीडे, वो क्या संदेश देती है? वो संदेश देती है कि जरूरी नहीं कि फौज में ही जवान जो है वही अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, आम आदमी भी उस जिम्मेदारी को निभाएगा। ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए। भगत सिंह जी की पिक्चर आनी चाहिए जो देश को नया संदेश। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग ये कहना बंद कर दे मैं मराठी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, और हम सब ये कहें कि वी आर इंडियन, मैं इंडियन हूँ, तब होगा शायद। मैं इनका बात बिल्कुल सही कहा। मैं जवाब देना चाहता हूँ। किसी टीवी में डिस्कशन हो रही थी, बहस हो रही थी, कोई मेमन के ऊपर बार कर रहा था, कोई अफजल के ऊपर बात कर रहा था, पंजाब के अंदर खालिस्तानियों के ऊपर बात कर रहा था। मैंने पूछा, मैं कहा तू मेरे से मेरा सवाल पूछ, मेरा धर्म क्या है? मेरा सवाल मेरे से पूछ, मेरा धर्म क्या है? मैं कहा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। भारत माँ में मैं पैदा हुआ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब मेरी मौत दोबारा बम्बो गोलियों से आए, हे भगवान मुझे इतनी सी शक्ति देना 2 सेकंड के लिए इतना कह दूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, दूसरा चले जाऊँ। ये जन्म भारत माँ और जात वंदे मातरम। कहानी खत्म। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई? क्या आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या 71 की जंग में अब्दुल हमीद ने अपने शरीर के ऊपर बम खा के पाकिस्तान के साथ टैंक तबाह नहीं किए थे? क्या बात है। सवाल सबसे बड़ा ये है, सेकुलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर मस्त है, जो सेकुलरिज्म आज टूटता जा रहा है। अब एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे नरमन पॉइंट पे, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का, वो जो मुस्लिम है बड़े अंजुमन। अब अंजुमन यूनिवर्सिटी में आप जाके देखिए, 26/11 का मेरा फंक्शन होता है, 5000 स्टूडेंट देते हैं और वो स्टूडेंट वंदे मातरम और भारत माँ के बैंड बजाते हैं। आज उन्होंने 25 को फिर प्रोग्राम कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेने के लिए। सब मुस्लिम समाज के बच्चे होंगे, उन्हीं के कॉलेज के बच्चे होंगे, वहाँ शपथ लेके। ऐसी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं दिखाता? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत रास्ते पे चलने की कोशिश क्यों करता है? ऐसी सेकुलरिज्म क्यों नहीं दिखाते? ये भी हमारे में वंदे मातरम। सुन के मेरे को बहुत अंदर से भी एहसास हो रहा है और दुनिया वालों को भी एहसास होना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं कि हमने तो अभी तक गोलियाँ नहीं खाई देश के लिए, ना हमने बम खाए, इन्होंने तो फिर भी 14 हमले सहकर, और इतने सारे फौजी अभी जो देश की रक्षा करते हुए मारे जा रहे हैं। तो यही कहूँगा कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, और जिस तरह नील भाई कोशिश कर रहे हैं मैराथन रन की, मुंबई रन, उस तरह की कोशिश हर इंसान छोटी छोटी मतलब अपने घर से ही शुरुआत करे तो सर देश का बहुत कुछ हो सकता है। वरना ये होगा कि एक दिन आके पाकिस्तान, अमेरिका ये सब आगे बैठ जाएंगे और फिर हम लोग वापस गुलाम बन जाएंगे और फिर से गुलामी चालू होगी। फिर गांधी तो आएंगे नहीं, कौन आएगा पता नहीं, और हमको आज़ादी कहाँ मिलेगी सर पता नहीं। सुना है कि आपकी बहुत जल्दी फिल्म आ रही है, क्या नाम है उसका, आपका क्या कहेगा?
सर फिल्म का नाम है लव डे। अभी अभी सेंसर यूए मिला है, उसको सेंसर वालों ने अटका दिया था, तो अभी दिल्ली जाके सेंसर लिया है फाइट करके हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच हाई कोर्ट एंड ऑल द वकील्स। तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा सेंसर के लिए भी कि अगर हम जैसे हीरो को लेके अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है और उसकी फिल्म थिएटर भाड़े पे लेके अटक जाती है, सेंसर वाले अटका देते तो मर जाता है सर। मेरे प्रोड्यूसर को 1.25 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी फिल्म रिलीज के पहले आ गया है, और इट्स बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ सेंसर। और बाद में हाई कोर्ट से एक कट मिलता है सर। तो यानी कि सेंसर में बैठे ये 5 लोग हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं 14 कट, और उसके बाद हाई कोर्ट में एक कट मिलता है और फिल्म को रिलीज मिलता है यूए सर्टिफिकेट। तो इससे 1 करोड़ का नुकसान वो भी हुआ मेरी फिल्म का, और अब मेरी फिल्म को थोड़ी सी पब्लिसिटी भी कम मिलेगी। और जो डेट के लिए 9 तारीख थी वो 23 करवाई, अब 23 से 14 हो गई। तो अब मैं शाहरुख खान तो हो नहीं, पर बन जाऊँगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा सर कि ये सेंसर वाले 4 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश को क्या देखना है, मीडिया वाले डिसाइड करते हैं कि देश को क्या दिखाना है। लेकिन मैं देश के लोगों से ये कहूँगा कि हर चीज़ बिकती है यहाँ पे, अपने आप से सोच के, अपने आप से अंदर से डिसाइड करके, क्योंकि सबसे पहले हमको ये टेररिस्ट सिर्फ मुसलमान होते हैं ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और ये फेस मैं भी करता हूँ और बहुत होता है। टेररिस्ट पाजी आप पे हमलों में तो एक सरदार जी भी थे, इंदिरा गांधी को मारने में सरदार जी थे, वहाँ पे वो साध्वी जी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे हैं सर, बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। जो नीचे से लेके जो शुरुआत हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, और ये लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि पहले ये दोनों को लड़ा दो, सब खत्म। आमिर खान जी के ऊपर करके बहुत बड़ी चर्चा, लोगों के विचार अपने, लोगों के विचार अपने थे, मेरे विचार अपने। आमिर खान के ऊपर जिस तरीके से मीडिया ने गलत तरीके से हाईलाइट किया, हमें क्यों किसी को कहे कि तुम मुसलमान है। सवाल है कि कुछ बातों को लेके उसकी वाइफ ने कह दिया, नहीं मेरी बात नहीं समझे। हो सकता है कभी जिंदगी के अंदर मैंने भी ऐसा कभी महसूस किया हो। देखो ना मैं सिख हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, ना मुझे मिनॉरिटी का नाम पता है कि मिनॉरिटी क्या होती है। सही बात। हो सकता है कि मैंने भी कभी सोच लिया हो यार मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मुझे को कहेगा तुम्हें देश के रहने का हक नहीं, सारे उसकी ऐसी की तैसी जो मुझे कहे मैं आज़ाद भारत में हूँ। अगले के विचार क्यों आए, उसके पास जाओ, नहीं उसके पास जाओ, उसको दिल्ली बुलाओ, उसको भैया तुम्हें क्या तकलीफ है। वही आमिर खान है जिसने गाना लिखा था, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है। क्या बात? मैं उन पब्लिसिटी लेने वाले लोगों को, ये टोटल पब्लिसिटी स्टंट है, पुतले जला दो, ये कैंडल जगा दो, मैं जो जीवन में मैंने देखा है, मैं इन चीज़ों से निकला हूँ। हमें उन चीज़ों को प्यार से करना चाहिए। अगर उसके मन में कोई ऐसा विचार आया, क्यों आया भैया तुम्हारे घर मन में क्यों विचार आया, उसको दिल्ली बुला दो, चाय का 1 कप पिला दो, जप्ती डाल दो, कहानी करो, नहीं रहना तो मेरा पाकिस्तान जाए, ये गलत बात है। ये चीज़ें हमारे समाज को तोड़ने की सही बात है, सही बात है सर। सीधा लिख देते हैं पाकिस्तान जाओ। अब सलमान खान वो सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। उसके घर में हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सब कुछ है उसमें, गुजराती भी। सलमान खान है, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सब कुछ है। हम वो चर्चा नहीं करते। कारण तूने अजीब को बोला, क्यों? वो हिंदुस्तानी है, वो यही दफन होगा, यही मिट्टी में जाएगा। हमें ये बात करनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसी बात करके हम हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा माहौल पैदा करें। मैं इन चीज़ों के खिलाफ। क्या बात है, थैंक यू। और मैं सोच रहा हूँ जिस तरीके से मुंबई में मीर जी ने किया है, ये हमारे मुंबई के नहीं बल्कि पूरे भारत के हर शहर में होना चाहिए, जागरूकता जागनी चाहिए। खास करके बापू के पावन दिवस पर 2 अक्टूबर के दिन ये मैराथन हो रहा है, और इसमें हम लोग सभी लोग शरीक होंगे। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ हैं मुंबई के लोग, वो इसमें शरीक होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक मैं बात कहना चाहूँगा, जब इनसे बात सुनी तो कि जैसे मोदी साहब का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वैसा मेरा भी ये कहना है कि आतंकवाद भगाओ जवानों को बचाओ। आतंकवाद भागेगा तो ही हमारे हिंदुस्तान के जवान बचेंगे। जब तक आतंकवाद रहेगा तो हमारे जवानों को ऐसी परेशानी होगी। तो मेरे तो
ऊपर वाले अल्लाह से, भगवान के सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे जवान कभी शहीद ना हो। जिस तरीके से ये 4 बार गोलियाँ खानी हुई, 14 बार फिर भी अमर रहे, वैसे ही सारे जवान हमारे अमर रहे और सीना छाती ठोक के देश की सेवा करते हैं। थैंक यू। डिफरेंस है मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, ये जो बना है ना जिंदगी सब खत्म कर देना चाहिए। हम लोग इंसान हैं और इस धरती पर पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, बस मिल के रहें, सबसे प्यार रखें तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा और सब में प्यार बना रहेगा। ये पाकिस्तान, इंडिया, डिफरेंस, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक इंसान है हम लोग और इस धरती पर पैदा हुए हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। ज्योति पाकिस्तान के ऊपर वार करके जाएगा और थैंक यू। प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ आने की खास वजह क्या है? जो नील जी हर साल वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ादी लेके दी थी और अमन और शांति के पुजारी थे, उनको लेके जो एक मैराथन रखी है अमन शांति के लिए, और जिस तरीके से हमारे जवान भारत माता की सीमाओं की, भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, देश की जनता को जगाने के लिए। और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो नील जी ने जो जिनको बुलाया है, पब्लिक नहीं इतनी बुलाई, उसमें सुरक्षा फोर्सेस के जवान बुलाए हैं जो उस दिन शांति का संदेश भी देंगे और पाकिस्तान को किस तरीके से हमने ललकारना है और आतंकवादियों को किस तरीके से हमें समाप्त करना है और किस तरीके से इन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है, उसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तानी जाए। पाकिस्तान के लिए आपके क्या ख्याल है? वो बार बार क्यों हमले करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि It's 5 o'clock. जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शपथ ग्रहण में बुलाया था उनको, तो सब हैरान थे कि मोदी जी ने क्यों बुलाया। और जब मोदी जी पाकिस्तान में गए तो वो भी हैरान थे। पर मैं आज महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम महात्मा गांधी जी की तरह अमन शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान में हो किसी बेगुनाह का खून बहे, किसी बहन का सुहाग उजड़े, को बच्चा यतीम करो। हम तो शांति चाहते हैं। पर अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार नरेंद्र मोदी जी का उनको बुलाना और जाने के बाद बार बार बैठक करने के बाद अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो अब तो उनको करारा जवाब देना होगा। पर पहला करारा जवाब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर 370 धारा हट जाए। यही शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। दूसरा ये कहना चाहूँगा, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। उस पाकिस्तान को ये कहना चाहूँ।
बिट्टा जी, इन दिनों देश के हालात को आप किस नज़रिए से देखते हो? हमारे देश के हालात बहुत बढ़िया हैं। हमारे देश में कोई ऐसी गलत बात नहीं है जिसमें हमारा देश कमज़ोर हो रहा हो, पर हाँ, ऐसे आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी लगाने की बजाय पाकिस्तान को बता दें, दुनिया को बता दें कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हमारी कोई राजनीति नहीं, हम एक हैं। जिस दिन ये चीज़ सबके सामने साबित हो जाएगी, मैं महसूस करता हूँ कि आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी पंजाब की तरह, क्योंकि पंजाब में भी आतंकवाद था। जब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी होगी और कहा कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो पंजाब को देश से टूटने नहीं देना है, वो लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ सब ने दी, अमन शांति आया। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक होनी चाहिए सेकुलरिज्म के मुद्दे के ऊपर और भारत माता की आज़ादी की और टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर एक होना चाहिए। देश के 4 हिस्से में 4 प्रॉब्लम चल रहे हैं। पंजाब में टेररिज्म के अलावा, ड्रग के अलावा, कश्मीर में टेररिस्ट के अलावा, आंध्रा में पानी के अलावा, और ऑल ओवर इंडिया में 8 साल से लेकर 80 साल के महिला के ऊपर बलात्कार। इसको हवा कौन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी या सोशल मीडिया? देखो, जहाँ तक बलात्कार की बात है, ये उन राजनीति से एक अलग मुद्दा है। इसके ऊपर तो एक आतंकवादियों के ऊपर जो कानून बने, फांसी, सजाए मौत, ऐसे बलात्कारियों के ऊपर होना चाहिए। बाकी कश्मीर का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ये सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, हमारे राजनीतिक लोगों की देन है। अगर हम सेकुलर हैं, हम सब एक हैं, हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने भारत माता की आज़ादी की रक्षा करनी है, हमें अपने समाज की रक्षा करनी है। कौन जात, कौन धर्म, कौन मजहब, अब मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या है, मैं तो सीधा कहता हूँ मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये भारत माँ में जन्म लिया और दोबारा कभी बम्बों गोलियों से जाऊँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना निकाल देना, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या ये कहने में किसी को दिक्कत है क्या? जब ये चीज़ हर हिंदुस्तानी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना लेगी, हर व्यक्ति अपना लेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। पानी तमिलनाडु का हो, पानी पंजाब का हो, पानी कर्नाटक हो, पानी तो सबका है, पानी तो पाकिस्तान में भी जाता है, वो भी लेता है हमारा पानी, वो भी पानी पीता है। पानियों का झगड़ा क्यों? झगड़ा पानी का नहीं है, झगड़ा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, झगड़ा हिंदुस्तान की गिर रही राजनीति है, पानी का तो झगड़ा ही कोई नहीं। धारा 372 के बारे में क्या ख्याल है? अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां सब सिंसियर हैं, पूरी सिंसियर हैं कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जवान थे उनको श्रद्धांजलि है, तो सीधा है कि वहाँ 370 धारा हटा दी जाए। बॉलीवुड के बारे में बिट्टा जी का क्या ख्याल है? क्योंकि सुना है और कहते भी है कि सारे जात से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम कहते हैं कि सारे जात से अच्छा फिल्मिस्तान हमारा। गुजराती के लड़की मुस्लिम के घर में, मुस्लिम की लड़की ब्राह्मण के घर में। अभी मैं राजकुमार संतोषी जी के पास अभी होके आया, वो एक बड़ी अच्छी सारा गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छी एक, हाँ एक मिनट उठाना, आइए हाँ जी, आओ पार्टी, इधर इधर आओ, इधर आओ, थैंक यू। आप भी। तो मैं अभी राजकुमार संतोषी जी से मीटिंग करके आया हूँ। हमारी ये कोशिश होती है, हम पूरे देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल फंक्शनों में जाते हैं, सेकुलरिज्म के ऊपर, एकता के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर अवेयरनेस के लिए। ज़िंदगी का बड़ा सफ़र गुजर गया, बचा हुआ बोनस का ये भी गुजर जाएगा, पर एक पिक्चर जो होती है, चाहे वो सेकुलरिज्म के ऊपर हो, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे वो भगत सिंह जी के ऊपर हो, चाहे वो हॉलीडे जैसी पिक्चर हो कि आम आदमी ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, तो अगर पिक्चर एक मार्केट में, एक हिंदुस्तान में, दुनिया में अच्छी आ जाती है, हमारी जो मेहनत 20-20 साल की मेहनत है, वो एक पिक्चर ही काम कर सकती है। तो सवाल से जो बॉलीवुड का सवाल है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल इस भारत माता की सेवा के लिए, सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा अदा करता है, जिसको हमें सबको मानना ही पड़ेगा कि अच्छी पिक्चरें बने जो देश को मजबूती का काम करे, सेकुलरिज्म का काम करे। अभी आपके सामने
मिस्टर लला मुराद और मिस्टर अली खान आ चुके हैं, उनका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। भट्टा जी, हमने सुना है कि आपके लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बनने जा रही है, ये बात कहाँ तक सच है? देखो, मेरे पास वाजपेयी जी, संजय वाजपेयी जी है ना, वाजपेयी ने संजय चौहान जी वहाँ वो आए थे, एक उनके साथ कोई डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया है और जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, क्योंकि जो मैंने जीवन के अंदर एक लड़ाई लड़ी है, जो अपने कर्तव्य को पूरा किया है, अगर समाज को, नई जनरेशन को दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं हम फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाके ही देश की सेवा कर सकते हैं, हम एक आम नागरिक बन के भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहा है और वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरा सहयोग होगा मैं उनको दूंगा, बनानी तो उन्होंने है। रजा भाई, देश के हालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बिट्टा जी की खिदमत में एक शेर अर्ज करूंगा। इन्हें मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये आज एक चट्टान की तरह आज भी हमारे सामने है। तो मैं इनकी खिदमत में ये शेर अर्ज करता हूं कि नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। धन्यवाद। तो मैं हमेशा इनका प्रशंसक रहा हूं और एक कहावत है कि हिम्मत मरना मदद खुदा, जो हिम्मतवर शख्स होता है खुदा भी उसकी मदद करता है। आज बिट्टा जी जैसे देशभक्तों की हमें बहुत सख्त जरूरत है। जैसे भी हालात चल रहे हैं, मुझे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से सरहदों पे खतरा मंडरा रहा है। हमारे पेशेंस की, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन सब्र जो है वो भी एक हद तक किया जा सकता है। और हम चाहते हैं कि ये सब्र का बांध जो है ये एक दिन टूटे, क्योंकि खामोश रहना या ज्यादतियां बर्दाश्त करना वो भी एक हद तक दुरुस्त होता है। उसके बाद खामोश रहना भी जो है वो एक अच्छी निशानी नहीं है होता। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जो फौजें हैं, जो हमारे बहादुर जवान हैं, वो देशभक्त होने के साथ साथ बड़े नरम दिल के होते हैं। जब भी हम जाते हैं, कहीं भी उनसे मिलते हैं, बड़ी हमारी खातिर तवादे करते हैं। तो वो हमारा सरमाया है। और ये कहूँगा कि वो जागते हैं सरहदों पर इसलिए कि हम सब अपने घरों में आराम से सो सकें। तो मैं सलाम करता हूँ अपने जवानों को, अपनी बहादुर फौज को। और ये मेरा दावा है कि जो हमारी फौज है, जो हमारे बहादुर जवान हैं, अंग्रेजी में कहते हैं दे आर सेकंड टू नन। उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बहादुरी में, वो हिम्मत में किसी से कम नहीं है। यही कहूंगा कि झगड़ा जो है बहुत बुरी चीज है, झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन झगड़े के लिए अगर आमादा किया जाए तो आदमी कब तक खामोश रह सकता है। मैं यही बस दुआ करूंगा कि हालात सामान्य हो, काबू में रहें और हर जगह हम चैन हो, शांति हो। झगड़ा तो खुद अपने आप में एक समस्या है। जब तो खुद अपने आप में एक समस्या है, तो समस्या से आप उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूं। देश के लिए, देशभक्तों के लिए, देशवासियों के लिए और मेरी बहादुर फौज के लिए मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ।
जी भाई जी आप कई वर्षों से इस फील्ड में रमे हुए हो और हमेशा खेलते जा रहे हो, इसका राज क्या है? मैराथन के पीछे क्या आपका राज? जी मैराथन के पीछे राज नहीं है। बेसिकली 2 अक्टूबर गांधी जयंती बापू ने दांडी मार्च करके भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था और 2 अक्टूबर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है और जो सबसे बड़े यूनिटी के और एकता के प्रतीक है वो हमारी सेनाएं, हमारी फ़ौज और आर्म फोर्स है। तो सिर्फ उनको एक बापू को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये मैराथन स्टार्ट किया है जो कि हर साल होता है। जहाँ तक मैंने पहली बार आपसे पूछा था और मुझे आज भी याद है, इसीलिए ये सवाल मैंने रिपीट किया कि इसके पीछे राज क्या है। तो दुनिया जानती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनको पोलियो है, ये दौड़ नहीं सकते हैं। तो इनके दिमाग में एक ख्याल आया था कि अगर मैं नहीं दौड़ सकता तो क्या हुआ, मैं उन लोगों को दौड़ते हुए देख के ये फील करूँगा कि मैं दौड़ रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में क्यों कैसे है? ये बस उस समय आया कि मुझे लगता है कि हर डिसेबल आदमी बहुत ही लो कॉन्फिडेंस का होता है और अगर उनके बीच का कोई आदमी लाइफ में कुछ अच्छा काम करता है तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ इस तरीके के इवेंट, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करके किसी डिसेबल को एम्पावर कर सकूं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकूं, तो उस पर्पस से हमने ये एक ऐसा इवेंट स्टार्ट किया। और बेसिक पर्पस था यूनिटी, आर्म फोर्स और मैराथन एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर कोई दौड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं फील करता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैं नील भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बॉलीवुड के स्टारों ने जो आने वाले 2 अक्टूबर के लिए जो गाइड दी है वो मीडिया के सामने पेश की जाए। इसमें मैं 3 वीडियो दिखाना चाहूँगा। एक छोटी सी वीडियो गांधी जी के ऊपर है, एक छोटी सी वीडियो एक अचीवर के ऊपर है जो आप देखेंगे, मैं उनको बताने नहीं चाहूँगा वीडियो से। उम्मीद है आदमी की जो भी इनकम होती है वो अपने बैंक में जमा ना करते हुए कुछ अगर समाज में भी लगाया जाए तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे बिट्टाबा जी, जैसे रजा भाई, जैसे हमारे सारे पत्रकार मित्र। मैं बिट्टा भाई से पूछूंगा कि अब आप नील के बारे में क्या विचार रखते हो? मैं नील जी के बारे में बड़े अच्छे विचार रखता हूँ, जिन्होंने खुद एक पोलियो के शिकार हो करके भी जो दौड़ नहीं सकते और बड़ी हिम्मत के साथ एक मूवमेंट, एक नई क्रांति, जो हमारे और बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, जो पोलियो के शिकार हैं, कर नहीं सकते, उनके अंदर एक जोश पैदा करना, सेकुलरिज्म का, देशभक्ति का और आज़ादी के उन दीवानों को याद करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझूंगा कि हम इस मूवमेंट को सिर्फ बॉम्बे नहीं, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मूवमेंट को चलाएं। रजा भाई आप क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा आपके लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां है, ये एक काम है, ये बहुत ही पॉजिटिव काम है। हमें ना सिर्फ इन्हें बधाई देनी है बल्कि इनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और गांधी जयंती का मुबारक दिन है, तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म वाले जो नेशनल कॉजेज होते हैं उसमें हम पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हमें बुलाया जाता है, जब भी हमें समझाया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन था फिल्म वालों का, लेकिन कोई आए तो सही, कोई बताए तो सही, कोई हमें अवेयर करवाए कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम भी इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें भी अपने वतन से बेतहा मोहब्बत है।
लेकिन कोई आए तो सही, जैसे राजू गरिया साहब को लेकर आए। अगर ना आते तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई समारोह जो भलाई के लिए है, जो विकलांगों के लिए है। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थामने सा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि फ्यूचर में भी हमारे पास अगर कोई आता है, कोई ऐसा काम है, तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करके कहता हूं कि आप आइए तो सही, आप हमें बताइए तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे नेक काम में शामिल ना, और ऐसे नेक काम करके जो दिल आपका मुतमईन होता है, दिल को जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो मैं यही कह रहा हूं, आप सबके माध्यम से बड़ा अच्छा वो गाना है, वंदे मातरम, गुड सॉन्ग, देशभक्ति का गाना है, बहुत मौके पे बचा। तो आनंद मठ है, फिर उसका गाना है। पृथ्वीराज जी थे उसमें, मेरे अब्बा हुजूर मुराद साहब भी थे, वो पृथ्वीराज जी के गुरु बने थे उसमें। देखिए गीताबाली जी थी, प्रदीप कुमार थे, आनंद मठ बहुत मशहूर है। तो बस मैं यही इस यकीन के साथ कि जब भी किसी भी नेक काम के लिए हमें बुलाया जाएगा, हम तन मन धन से हाजिर रहें। थैंक यू रजा भाई। दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है, नेताओं का और अभिनेताओं का चोले और दामन का साथ रहा है। जब भी देश के ऊपर कभी कोई भी विपदा आई है तो नेताओं ने, अभिनेताओं ने हाथ मिला के देश का साथ दिया है। जब चाइना वार हुआ था, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी हकीकत, और इसके बाद में सुनील दत्त साहब ने और नरगिस जी ने एक अपना NGO बनाया था, और देश के जवानों के लिए वो बॉर्डर पे जाके उनके इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम करते थे। तो ये बात आज से 50 साल से शुरू हुई है। शायद ये पहला दौर था जब नेताओं ने, अभिनेताओं ने देश के लिए हाथ मिलाया था। मैं चाहता हूँ ये हिस्ट्री हमेशा कायम हो, नेता और अभिनेता का चोरी दामन का साथ रहे, क्योंकि हम अपने घर में तभी सोते हैं चैन से जब देश के ऊपर जवान आंखों में तेल डालकर जागता है। थैंक यू वेरी मच। मुतमईन होकर जैसे इन्होंने कहा कि हम कलाकारों के साथ देंगे, हकीकत में देंगे। मेरे साथ अली भाई भी हैं। मैं नील साहब के लिए कहना चाहूँगा, मेरी एक फिल्म मैंने की थी विजयानंद जी के साथ। मैं पढ़ तो नहीं सकता हूँ, मैं थोड़ा गुनगुना सकता हूँ। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो सनील साहब, आपने जो जिद की है उस पर विषय है। तुझे जिद थी अपनी जमीन पर एक आसमान बनाऊंगा, तुझे जिद थी अपनी जमीन पर एक आसमान बनाऊंगा। उस आसमान की सजावटें कई कहकशां से सजाऊंगा, कई कहकशां से सजाऊंगा। जो वो तारा था ना वो तेरा था, उस राह से वो गुजर गया था, कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। सुनील साहब और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और 2 अक्टूबर को हम सभी इनके कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस बनाएं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर अली खान से। मैं ये बताना चाहूँगा कि अली खान का और मेरा सफ़र शायद एक साथ में ही शुरू हुआ था, और अली भाई को जो सबसे बड़ी फिल्म मिली थी मुकुल एस आनंद की खुदा गवाह, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे,
और श्रीदेवी थी, और मैं उस फिल्म का PR था, और हम दोनों के लिए ये फिल्म एक माइलस्टोन बनी हुई थी। दोनों रेलवे चाल में भी रहते थे। हाँ, और दोनों रिंग में रहते थे बांद्रा ईस्ट में। तो तब से लेके आज तक के अली भाई को कभी किसी चीज का ना गुरूर आया है, ना अभिमान आया है। वो हमेशा समाज के लिए लड़ते रहे हैं, और मुझे लगता है लड़ते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा अली भाई कि आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले राजू भाई बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह एक बहुत नए काम के लिए शुरुआत की है। फिल्मों में तो आपने झंडा गाड़ा ही है, बड़ी बड़ी फिल्मों को प्रमोट किया है। अब हमारे स्टेट के हैं, मैं भी बिहार से हूँ, गया से। रजा भाई का फोन आया मुझे कि 10 मिनट में मियाँ मेरे घर पे आओ। मैं फौरन पहुँचा। रजा भाई का जब भी फोन आता तो 10 मिनट का ही फासला होता, क्योंकि हम दोनों आसपास रहते हैं। मैं दिल से रजा भाई, हम सब हमेशा जब भी कोई ऐसी खुशी हो या गम हो इस मुल्क में, हम सब शामिल होते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब मुंबई शहर में अटैक हुआ था तो बिट्टा साहब ने मुझे किसी से फ़ोन करवाया था, और अली साहब आपको VT स्टेशन के पास आना है, और मैं वहाँ पहुँचा था। हमारे शहीद हुए थे कई जवान। तो हम लोग देश के लिए बहुत छोटे कलाकार हैं, लेकिन माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है। और आप तो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि पूछिए मत, पूरे मुल्क में आपका झंडा इंशाल्लाह होगा, और बड़ा नेक काम कर रहे हैं। आप दिमाग से बहुत दुरुस्त हैं और बहुत तेज़ है और बहुत अच्छी सोच है। शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जो आपकी सोच है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो आपकी वैसी सोच है मेरे भाई, आप बहुत गुणी हैं म्यूजिक के। तो हम सब लोग, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग एक ऐसे काम में हाथ दे रहे हैं जो इंसान इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। राजू गारिया ने अली भाई के बारे में एक बात कही कि इनमें बिल्कुल गुरूर नहीं आया है। गुरूर नहीं आया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, गुरूर नहीं आया। लेकिन जब ये बिरयानी खाते हैं तो इनको सुरूर जरूर आता है। सारे मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बॉलीवुड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिट्टा पाजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 तारीख को हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आइए, और नन्ही गुंज फाउंडेशन और न्यूज़ मीनार का उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुरा रहा था ना बात कर रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, आज ना कोई मुस्कुरा रहा है, ना पहचान रहा है, ना बात कर रहा है, माजरा क्या है? कहने का माजरा ये है, आपको लोग इसलिए नहीं पहचान रहे हैं कि आज आपके साथ अली खान नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पहचाने, इसलिए मैं अली खान को साथ दिया। ये मेरी पहचान।